नमस्कार साथियों, मैं आकाश पाठक और बहुत दिनों के बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उसके पीछे कुछ कारण थे कि मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। आज उपस्थित हुआ हूँ एमपीपीएससी 2019 रीमेंस के केस के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2019 के रीमेंस का केस नंबर सहित पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इसके अलावा और 2019 में क्या क्या हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। एक तो क्या हुआ कि थोड़ा समय इसलिए लग गया कि बीच में 10 से 12 दिन की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की विंटर वेकेशन थी, इस वजह से समय लग गया। दूसरा मेरा एक व्यक्तिगत कारण था, मेरा स्वास्थ्य जो था वो थोड़ा ठीक नहीं था, टाइफाइड हो गया था। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, नहीं तो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता। लेकिन ठीक है, अभी हम आपको सारी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि कल से मेरे पास में बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कंटिन्यू टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कि कल आयोग ने एडिशनल मेंस या स्पेशल मेंस के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो उसके बारे में मैं कल भी वही मैसेज में लिख रहा था, आज भी वही बोलूँगा कि ऐसे टाइम टेबल जो हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। टाइम टेबल तो 6 फरवरी से भी आया था ना, पहले 28 जनवरी से होना था, फिर 6 फरवरी से 11 फरवरी होना था, वो चला गया, ये भी चला जाएगा। कोई भी चीज़ जो है ना वो स्थायी ज़्यादा नहीं है फिलहाल 2019 के संबंध में। और आगे देखिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ होने वाला है 2019 के केस में। तो मैं फिलहाल यही कहूँगा आप लोगों से कि हमारा जो केस था वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर बेंच में दायर हो चुका है और जल्द ही इस केस के अलावा और भी अलग अलग प्रकार के केस जो 2019 रीमेंस से संबंधित हैं वो भी दायर होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में उनकी भी आपको केस की डिटेल जो है वो मैं आपको उपलब्ध यहाँ पर करवा दूंगा। आप लोगों से मेरा इतना विनम्र आग्रह रहेगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और एकता के माध्यम से काम करें। ये समय जो है वो संघर्ष का समय है और संघर्ष में व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए और उसी के माध्यम से आपकी विजय सुनिश्चित होगी। बाकी मेरी कार्यशैली किस प्रकार की है, मुझे लगता है कि रीमेंस के साथियों से ज़्यादा तथा कथित अल्ट्रा वायरस जो हैं लोग, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई काम जब करता हूं तो कितने जुनून से, कितने जोश के साथ में, कितनी लगनशीलता से काम करता हूं। और वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि 2019 जो है वो अब लड़ाई जो है वो संवैधानिक लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है और वो लड़ाई तब तक जारी होगी जब तक संवैधानिक विजय प्राप्त नहीं हो जाती है। मैंने याद है मुझे 19 मार्च 2021 को एग्जाम के मुख्य परीक्षा के 2 दिन पहले जब हम केस लड़ रहे थे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और जब हमको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली थी तो अंतिम वीडियो जारी किया था मैंने और उसमें कहा था कि अभी हम हारे नहीं हैं, हमको तत्कालिक राहत नहीं मिली है, लेकिन आगे चल के संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा कि हम हारे नहीं हैं, कहीं से भी नहीं हारे हैं। हमारा संघर्ष जो है वो निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि संवैधानिक विजय नहीं हो जाती है। सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा पूर्व में कई बार कर चुका हूं कि एमपीपीएससी 2019 का जो मामला है उसमें 17 फरवरी 2020 के रूल्स लागू हुए और 17 फरवरी 2020 के रूल्स को 7 अप्रैल के जजमेंट में माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने उन रूल्स को रिपील कर दिया, रद्द कर दिए हैं और जब मध्य प्रदेश सरकार ने रद्द करके नए रूल्स ला दिए हैं और चूंकि जजमेंट में यह कहा गया कि एमपीपीएससी 2019 की पूरी प्रक्रिया जो है वो 2015 के सिविल सर्विस रूल्स के अनुसार होनी चाहिए, तो कोई ये बताए कि परीक्षा प्रारंभिक जो है नोटिफिकेशन आया था 2015 के नियम के अनुसार, तो अब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 2015 के रूल से आना चाहिए और 2015 के रूल्स पे जो चयनित विद्यार्थी होंगे प्रारंभिक परीक्षा में उन सभी की परीक्षा 2015 के रूल्स पर मुख्य परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन
अब क्या हो रहा है भाई कि अभी जैसे वर्तमान की स्थिति है कि भाई हम 2015 के नियम के अनुसार तीसरी बार रिजल्ट निकालेंगे। ओके, मुख्य परीक्षा में जो चयनित हो चुके हैं वो उसी नियम से चयनित बने रहेंगे, वो मुख्य परीक्षा नहीं देंगे। आप ये बताइए कि कोई भी परीक्षा प्रक्रिया है, क्या किसी भी चीज में एक परीक्षा में दो अलग अलग नियम लागू हो जाएंगे कि एक तरफ 17 फरवरी 2020 के रूल से आप उन लोगों को पास करके रख रहे हैं और एक तरफ आप परीक्षा करा रहे हैं 2015 के नियम के अनुसार, और कुछ बच्चों की कराओगे आप 2015 के नियम के अनुसार, मतलब 2015 प्लस 17 फरवरी 2020 मिला के परीक्षा और फिर आप करोगे। क्या चल रहा है देश में भाई? ये देश जो है यहां संविधान से चलता है, विधि का शासन चलता है, कोई मनमान्य तरीके से नहीं चलता है। और कुछ सवाल है मेरे और माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सवाल है कि 7 अप्रैल को जजमेंट आया, उसके बाद आपने 6 माह तक विधिक सलाह ली, तमाम तरीके से आपने विधिक सलाह ली। कई चीजें हैं मैं यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहता हूं, पर आपने जहां से भी ली बड़ी ही उचित सलाह ली होगी। और 6 माह के पश्चात 10 अक्टूबर 2022 को आप रिजल्ट जारी करके निर्णय लेते हैं कि हम सबकी मुख्य परीक्षा कराएंगे। ओके, उसके बाद जब ये सिंगल बेंच का माननीय न्यायालय का आदेश आता है, उसके बाद आप शांत बैठ जाते हैं। आप ये बताइए, आपने निर्णय लिया था तो कुछ बिंदुओं पर तो निर्णय लिया होगा आपने कि क्यों रीमेंस होना चाहिए, क्या क्या कारण है, वो कारण आपने कोर्ट में क्यों नहीं रखे, या माननीय सिंगल बेंच का न्यायालय का आदेश आया उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए, आप रिट अपील में क्यों नहीं गए? जब आपको एडिशनल मेंस ही करवानी थी तो ये निर्णय आप 10 अक्टूबर को ले लेते, उसके बाद हम अपनी न्यायालय की जो लड़ाई है वो लड़ते रहते, हम न्यायालय में उस समय चले जाते। लेकिन जिन बच्चों के साथ आपने मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अत्याचार किया है, आपके एक निर्णय आने के बाद से मध्य प्रदेश के तमाम विद्यार्थी जो बेचारे कोई 10,000 की प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कोई 20,000 की प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कोई 30,000 की कर रहे थे, उस जॉब को छोड़कर आए हैं इंदौर में मेंस की तैयारी करने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए। ये तो जॉब वाले हो गए। जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं थे वो विद्यार्थी 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए ब्याज पे कर्ज लेकर आए हैं तैयारी करने के लिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उन्होंने तैयारी करने के लिए यहां पर, और आपने तुरंत बैठ गए। आप जब क्वेश्चन को लेकर कोई भी याचिका लगाई जाती है और तब सिंगल बेंच का अगर स्टूडेंट के फेवर में निर्णय आ जाता है तो आप तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट जाते हैं डबल बेंच में, और वहां पे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आयोग की अपने अधिकारिता क्षेत्र है, आयोग का ये निर्णय है, आयोग की ये कमेटी का निर्णय है, सारी चीजें हैं। तो क्या आयोग का यहां पे अधिकारिता क्षेत्र नहीं था? डिसीजन लिया है। भारतीय जो व्यवस्था है संविधान में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू है, सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। कोई एक से दूसरे में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या पेपर लीक हुआ है, इन मामलों को लेकर माननीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग का था और आयोग ने लिया था। फिर आयोग अपने निर्णय को डिफेंड करने के लिए क्यों नहीं गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में? सवाल यह उठता है, क्यों आपने उन बच्चों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है? जो बच्चों को आपने यहां बुला लिया है, आपने नहीं बुलाया, आपने रिजल्ट अनाउंस किया, लेकिन बच्चों को तो ये लगा ना 13,180, 176 जो आपने चयनित किए थे कि हम मुख्य परीक्षा देंगे, और वो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आ गए। उन लड़कियां, जो लड़कियां यहां कई सालों से संघर्ष कर रही हैं, जो लड़कियां घर पे चली गई थी किसी कारणवश, ठीक है, घर से इजाजत लेके आई थी 3 महीने के लिए कि हमें 2019 की मेंस दे देंगे, उसके बाद आप कर लेना। उन पर सामाजिक दबाव है, उन पर पारिवारिक दबाव है, शादी का दबाव है, तमाम तरीके की परेशानियों से गुजर रही हैं। आपने उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपका जो निर्णय होना चाहिए वो नियम सम्मत, कानून सम्मत, विधि सम्मत होना चाहिए, ना कि किसी ऐसा निर्णय होना चाहिए जिससे किसी का लाभ हानि, ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। जो नियम होता है वो नियम होता है, कानून मतलब कानून, और कानून के अनुसार आपने 10 अक्टूबर का निर्णय लिया था, उसके साथ हम सहमत थे, और हमारे अनुसार, हमारी सलाह पे तो आपने निर्णय नहीं लिया था ना।
या हमने आपको सलाह दी थी, या हमारे किसी वकील ने आपको सलाह दी थी? आपने सलाह अपने वकीलों से ली थी, मध्य प्रदेश के भारत के टॉप एडवोकेट से आपने सलाह ली थी, उसके बाद निर्णय लिया था आपने। फिर आपने क्यों जवाब नहीं दिया? आप उस समय पे जब केस लगा, आपने ठीक है जितना प्रयास था उतना किया आपने। अभी 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक WA लगी हुई थी जिस पर सुनवाई हो रही थी। आपने तो वहां पे भी अपने पक्ष नहीं रखा। आपके जो एडवोकेट साहब थे वो शांत रहे वहां पे। क्या आपने जो सबमिशन दिए थे पूर्व में कि हम रीमेंस इसलिए करा रहे हैं, क्या कल आप नहीं रख सकते थे अपने पॉइंट्स को? क्या हमें रीमेंस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्था है, क्योंकि वो नियम जो थे वो रद्द हो चुके हैं, अब इसलिए उस पर कोई भी परीक्षा नहीं रह सकती है। और अगर किसी प्रारंभिक स्टेज पर उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो उसके ऊपर अपर जितनी भी स्टेज होती है वो स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती हैं। ये तो सामान्य सी चीजें हैं, सामान्य व्यक्ति इन चीजों को जानता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया गया। बच्चे जाएं, भाई हार आपकी हुई थी, 10 अक्टूबर का निर्णय आपका था, मेरा या अन्य 10,000 बच्चों का निर्णय नहीं था वो। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे ही जाएं, बच्चे कोर्ट में लड़ें, पैसा खर्च करें। चल भी क्या रहा है 4 साल से, यही तो चल रहा है मध्य प्रदेश में। हम सही नियमों पर परीक्षा चाहते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। हमारी लड़ाई मध्य प्रदेश PSC 2019 की मुख्य परीक्षा होने के पहले से चल रही है। जो विरोधी गुट के लोग कहते हैं ना कि आप फिर से मेंस देना चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं आज का नंबर शेयर कर दूंगा, और हमारी लड़ाई जो है, और YouTube पे जाके सर्च कर लेना पुराने वीडियो, हमारी लड़ाई जो है वो बहुत पहले से चल रही है। ये मुख्य परीक्षा होने से पहले से चल रही है और सभी बच्चे संघर्ष कर रहे थे। हम याचिकाकर्ता हम भी थे उसमें एक में। तो जब हम गए थे 7 अप्रैल को हमारे पक्ष में निर्णय आया तो उसका लाभ हमको मिलना चाहिए सभी बच्चों को। गलत नियमों पर परीक्षा करवा ली, जैसा निर्णय आएगा ये कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें, ऐसा नहीं होता है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपकी गरिमा है, आपका एक सम्मान है। आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पे आप अपने पक्ष तो रखें मजबूती से माननीय न्यायालय में। आप एक बार डबल बेंच में तो जाते, आप रिव्यू पिटीशन तो लगाते, आप उसके बाद जो निर्णय आता हम देखते आगे, लेकिन नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं और हमारी याचिका लग गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर बेंच में, जिसका याचिका नंबर 870/2023 है। जाके आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं और वो याचिका मेरे नाम से ही लगी है। इसके अलावा जल्द ही काफी और याचिकाएं इसमें ऐड होने वाली हैं, काफी चीजें आपको अभी मिलने वाली हैं कुछ समय के अंदर ही। अब जो काम है बहुत तेजी से चलेगा और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय में कितना समय लग सकता है ये कहना उचित नहीं होगा, इस पे कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन माननीय न्यायालय से हम ये आग्रह करेंगे कि इस मामले पे, यानी हमारे वकील साहब जो होंगे वो आग्रह करेंगे कि इस मामले पे तत्काल सुनवाई की जाए और ये जो परीक्षा प्रस्तावित की गई है उससे पहले पहले केस को निपटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा जनवरी फरवरी में ही केस को पूरा क्लियर कर लिया जाए। फिर भी समय लगता है तो परीक्षा से पहले पहले तक इस मामले को पूरा क्लियर करने की प्रयास हम करेंगे। हम तो लड़ेंगे, सही नियमों के लिए लड़ेंगे, हम 87-13% वाले फॉर्मूले पे भी लड़ेंगे और हमें जहां जहां विसंगतियां लगेंगी हम वहां लड़ेंगे, क्योंकि हम जो परीक्षा देते हैं वो एक नियम कानूनों पर देते हैं, तो उस नियम कानून को बनाए रखना हमारा भी कर्तव्य है कि उन नियम कानून पर सारी चीजें होना चाहिए। हम कई एग्जाम्पल 50 बार दे चुके हैं। मणिपुर PSC का एग्जाम्पल है हमारे सामने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया 2022 में, जनवरी 2022 में, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 की मणिपुर PSC परीक्षा जो है दोबारा मुख्य परीक्षा होनी चाहिए और जो चयनित हो गए थे 6 साल से सैलरी ले रहे थे उनकी फिर से होगी परीक्षा और जो फेल हो गए थे उनकी भी फिर से होगी। अब कई कहते हैं कि 7 अप्रैल के जजमेंट जो है उसमें रीमेंस कहां लिखा था। भाई उसमें रीमेंस नहीं लिख के आएगा, उन्होंने जिस रूल्स को चैलेंज किया था उस रूल्स के बारे में बता दिया, असंवैधानिक है, उसमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी रीमेंस। वो तो सबको दिख रहा था, वो तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी दिखा था सलाह लेने के पश्चात कि रीमेंस ही हो सकता है, इसीलिए उन्होंने रीमेंस के लिए प्रयास किए थे और निर्णय लिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी 7
अप्रैल के जजमेंट से 21 दिसंबर 2020 का प्रीलिम्स का रिजल्ट क्वैश हो चुका है, रद्द हो चुका है। अभी जो 29 दिसंबर 2029 नवंबर का था, जो कि 13 दिसंबर को निर्णय आया था 2022 में, उसको भी क्वैश कर दिया गया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसमें पेज नंबर 32 पे जाना, पॉइंट नंबर 24 पे जाना और उसमें लास्ट में पैरा में जाना, सेकंड लास्ट लाइन है और उसमें लिखा है, ठीक है, कि 10/10/2022 का जो है निर्णय है वो क्वैश हो चुका है, रद्द हो चुका है। तो 2022 में जो 10 अक्टूबर को जारी किया गया था रिजल्ट, वो इस आदेश से 13 दिसंबर के आदेश से रद्द हो चुका है। 7 अप्रैल के जजमेंट से पुराना वाला 21 दिसंबर का रिजल्ट रद्द हो चुका है। अब देखते हैं आगे लोक सेवा आयोग क्या करता है, क्या नहीं करता है। हमारी तो एक ही मांग है, एमपीपीएससी 2019 परीक्षा 100% पर, जैसा कि हमारे जो 14 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो नियम शर्तें थी उसके अनुसार 100% पर होना चाहिए, 2015 के नियम के अनुसार होना चाहिए और सबकी मुख्य परीक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए निरंतर हम संघर्ष करते रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। हमारे एडवोकेट साहब बहुत अच्छे से तैयारी करके रखे हैं, ठीक है, आदरणीय विभोर खंडेलवाल सर हैं। आवश्यकता पड़ी और भी वकील वहां पे साथ, उनकी टीम पूरी रहेगी साथ में, और भी आवश्यकता पड़ी तो और भी वकील साहब वहां पे उपस्थित रहेंगे, सारी चीजें होंगी। हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हट सकते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है अपनी रणनीति में, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि अब हम हर चीज आपके सामने ओपन नहीं करेंगे। हम किसी से मीटिंग करेंगे, हम किसी से मिलेंगे, सारी चीजें होंगी पूरी, वो हम आपको तत्काल प्रभाव से वहां पे नहीं बताएंगे। पहले की बात अलग थी, जब तक डिसीजन नहीं हुआ था तब तक हम जो भी कार्य करते थे, जो भी एक्टिविटी होती थी प्रेजेंट में आपको सीधा से सीधा हम उससे अपडेट कर देते थे। लेकिन अब नहीं, अब हमारी रणनीति दूसरे प्रकार की है। हम काम करेंगे, शांति से करेंगे और अपना काम करते रहेंगे रीमेंस के संबंध में, और डबल ट्रिपल ऊर्जा के साथ में हम काम करेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना मोरल सपोर्ट बनाए रखें। ये जीत है और हार है, ये तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन संघर्ष करना चाहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं। 12th फेल नोवेल आपने पढ़ा होगा तो उसकी पहली लाइन जो है, टाइटल लाइन, वो यही है। तो लड़ना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। हमको भारतीय संविधान, हमने किसी को भीख में नहीं लिए किसी से अधिकार, हमने भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं और अपने अधिकारों को लड़ने के लिए भी अधिकार दिए हैं। तो हम बस भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, भारतीय न्यायपालिका की सम्मान करते हैं और उसी सम्मान के साथ में हम इसको लड़ रहे हैं। और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। जो भी इससे संबंधित और चीजें होंगी आपको हम तत्काल प्रभाव से अपडेट करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही आप लोगों के समक्ष, अभी एक मित्रों ने, कईयों ने कहा मीटिंग करने का, तो संभवतः आज जो है 5 बजे एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, सारे मित्र बैठते हैं और आगे की पूरी तैयारी जो होगी उस पर समस्त चर्चा की जाएगी। आप लोग जो है सकारात्मक रहिए और भारतीय संविधान पर विश्वास बनाए रखना, ठीक है। वो कहते हैं ना कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते हैं। तो हम लोग जो हैं वो समंदर हैं और हम कभी सूख नहीं सकते हैं। और ये लड़ाई जो है वो अब ऐसे चलेगी कि लोग याद रखेंगे 2019 की परीक्षा ऐतिहासिक बनेगी। इतना मैं आप लोगों से बस कहता हूं कि भरोसा रखिए, 2019 परीक्षा इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वो परीक्षा होगी तो सबकी होगी। लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। आवश्यकता पड़ी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत शायद ना पड़ेगी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ही वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो कोई इतना ज़्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक आपकी जो और परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करते रहिए। चाहे आप व्यापम दे रहे हो, चाहे पीएससी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, सेट दे रहे हो। सेट को लेके हमने एक मुद्दा उठाया था और हमारी मांग चल रही थी, आप पूर्व के मैसेज देख सकते हैं कि यह तो सेट परीक्षा जो है वो फॉर्म भरवाने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म हैं, चूंकि उसमें विसंगतियां थी, अलग अलग विषय के अलग अलग डेट थी, तो हमने कहा था या तो उसको बाद में ओपन किया जाए या फिर एक ऐसा कोई आप डेट बना दें कि सेट की परीक्षा होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 महीने तक फॉर्म भरते जाएं। और वही कल लोक सेवा आयोग ने छात्रों के हितों में, चूंकि हमने उनको मेल वगैरह भी लिखे थे, मैंने अकेले ही नहीं लिखे थे, और भी कई मित्रों ने लिखे थे,
सारी चीजें थी, तो उसमें यही मांग की थी कि आप ऐसा निर्णय लें कि सेट परीक्षा का लाभ जो है वो किसको मिल सके, विद्यार्थियों को मिल सके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में। तो अब क्या हो गया, 31 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, और सेट परीक्षा जो होगी वो कब होगी, 4 जून 2023 को, और उसके 15-20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यदि सेट उत्तीर्ण करते हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद में आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो सेट की ये मांग चल रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी हमने एक मुद्दा उठाया था जो अभी मांग पूरी नहीं हुई है, कि उसमें स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री में विद्यार्थियों को SC ST और दिव्यांगजन को तो 5% का रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार उसमें जो हवाला दिया गया है, मैंने यूजीसी की गाइडलाइन भी निकाल ली है पूरी, और उसमें 18 जुलाई 2018 की जो गाइडलाइन है उसमें ओबीसी वर्ग जो है, हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी ओबीसी वर्ग के 50% भी स्नातकोत्तर में हैं तो वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया है। हमने आयोग से आग्रह किया है कि आप उनको भी रिलैक्सेशन दें। साथ में 2018 में ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी नहीं थे, चूंकि ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं आ पाया था ये गाइडलाइन के समय तक। तो कुल मिलाकर मेरी एक मांग ये भी है कि ओबीसी का 5% रिलैक्सेशन दें, साथ ही साथ में आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी रिलैक्सेशन दें। और मैं समझता हूं कि ये गाइडलाइन जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को, तभी वो करेंगे। तो मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आग्रह करूंगा कि आप पत्राचार करें कि विद्यार्थियों की तरफ से इस प्रकार की मांग आ रही है, तो आप उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश सरकार से पत्राचार करके ये मांग रखिए कि आप उनको 5% की छूट देना चाहते हैं, तो तत्काल प्रभाव से आप एक आदेश जारी कर दें ताकि हम एक नोटिस निकाल दें। साथ ही मैं मध्य प्रदेश सरकार से, उच्च शिक्षा विभाग से भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नियमानुसार जिस प्रकार से आपने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार SC ST को और दिव्यांगजन को 5% का रिलैक्सेशन दिया है, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही ओबीसी को भी दिया जाता है। तो ओबीसी के लिए आप पत्र जारी करें ताकि ओबीसी वर्ग को भी मिल सके, और ईडब्ल्यूएस को भी अब हर जगह रिलैक्सेशन आपके द्वारा दिया जा रहा है। जैसे सेट की परीक्षा में आपने 5% का रिलैक्सेशन दिया है, ठीक उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों को भी 5% का रिलैक्सेशन जो है वो स्नातकोत्तर में असिस्टेंट प्रोफेसर में देना चाहिए, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो पूर्ण तरीके से देना चाहिए, वरना उसको रद्द कर दो, कोई समस्या नहीं है। और जिन लोगों को समस्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण से, चूंकि देखिए आरक्षण एक ऐसा विषय है कि इस पे जितनी बहस करी जाए उतनी कम है, और मैं जो काम करता हूं, मेरे काम करने का एक तरीका है कि मैं सभी वर्ग को लेके चलता हूं। जब SC वर्ग को पर्याप्त आरक्षण नहीं दिया जा रहा है MPPSC में 12%, 13%, हमने उस मुद्दे को भी रखा, हमने सारी चीजें प्रयास कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को 5% रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, हम वहां पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो हम वहां पे भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी मिलना चाहिए। यदि आप आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण की सील लगा दी आपने कि 10% हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देंगे, तो वो आरक्षण के पूरे लाभ मिलना चाहिए उनको। MPPSC में SC ST OBC को लाभ मिलते हैं, वो लाभ ईडब्ल्यूएस को भी पूरे के पूरे मिलना चाहिए समस्त मुद्दों पर। खैर ये काफी विस्तारित विषय है और इस पे कभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं इतना कहूंगा कि रीमेंस जो है वो बिल्कुल अटल सत्य है, अटल नहीं सदैव अटल सत्य है, और ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। निश्चिंत रहें। आज शाम को मित्रों के साथ में मिलते हैं 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अंत में वही कहूंगा जो लाइनें मैं हमेशा बोलता हूं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।